हमने कहीं पढ़ा था बनारस इतिहास से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी अनोखा है और परंपराओं से भी पुरातन है। आज हम उसी बनारस में हैं। बनारस में हम बजड़ा की सवारी कर रहे हैं। सवारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान हैं। मेहमान जिनका नाम अनुराग सिंह है, वर्तमान में मिर्जापुर की चुनार विधानसभा सीट से विधायक हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दांव ठोंक रहे हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सवालों की तरफ जाएं उससे पहले जो मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो हम कर रहे हैं सवारी, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं। चूंकि पिछले कई महीनों से हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे और इसलिए परिवार को समय दे पाना और परिवार के सदस्य भी इस चुनाव अभियान में शामिल थे, जिसके कारण से हम लोगों का एकत्रीकरण नहीं हो पाता था एकजुट। तो आज सभी ने आराम किया दिन भर और एक प्लान बना कि चलो आज बजड़े की सवारी पे थोड़ा सा गंगा शाम को घूमते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज ये बजड़े की सवारी हम लोगों ने की है। तो क्या इसको ये माना जाए कि जीत की खुशी पहले से ही आप मनाना शुरू कर चुके हैं? जहाँ तक जीत की बात है, जीत के लिए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और चुनार विधानसभा के सम्मानित नागरिक, महान नागरिक, ये हम लोगों को पहले ही बधाई देना और काफ़ी पहले से ही इस परिणाम के प्रति आश्वस्त थे। इसलिए जीत तो पहले से हम लोग अपने भाषणों में भी बोलते थे कि चुनार विधानसभा में जीत तो हो ही गई है भारतीय जनता पार्टी की। हमको मार्जिन बढ़ाने के लिए कि जीत का अंतर मेरा बड़ा हो, हम लोग मेहनत उसके लिए कर रहे थे। तो आपको उम्मीद है कि इस बार जीत का अंतर बढ़ रहा है आपका उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, क्योंकि पिछले 5 सालों में चुनार विधानसभा में जितने विकास के काम हुए हैं और पिछले 5 सालों में नहीं, चुनार विधानसभा में जो भी विकास के काम हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। यह वहाँ की जनता और विपक्ष दोनों स्वीकार करते हैं। इसलिए हम उस विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी विकास आधारित राजनीति करती है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि जनता हमारे पक्ष में मतदान करेगी। आश्वस्त हैं, लेकिन सवाल हमेशा उठते हैं। आप कह रहे हैं काम किया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ इन 5 सालों के दरमियान कमियां रहीं जिनको अगले विधानसभा जो आपका ये पूरा 5 साल का कार्यकाल रहेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसमें किन तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे? या एक आत्ममंथन जो होता है, चुनाव की रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसमें आत्ममंथन के दौरान आपको क्या लगा कि क्या कुछ कमियां रह गई जिनसे जनता को और बेहतर ढंग से सेवा की जा सकती थी, जनता को और ज्यादा फायदा उठाया जा सकता था, अगर आपको नजर आया? पिछले 5 सालों में एक बहुत बड़ी समस्या गांव में सीवर सिस्टम का होता जा रहा है, क्योंकि नए-नए मकानों के निर्माण हो रहे हैं और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पानी भी निकलता है। इसलिए उनके निस्तारण के लिए कोई एक चूँकि वो ग्राम पंचायतों के अधीन होता है, इसलिए वहाँ पे बजट ना होने के कारण से या किन्हीं कारणों से उसका एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। और मैं प्रत्येक गाँव में भ्रमण करते हुए ये मैं देख रहा था कि आने वाले समय में गाँव में यह एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी होने वाली है कि जो ड्रेनेज का पानी है या सीवर सिस्टम है, उसके निस्तारण के लिए बहुत बड़ी एक कोई योजना और उसके तहत काम करना चाहिए, वरना ये एक समस्या बनेगी। इसी पे मेरा आगे का 5 साल इस पे काम करने का पूरा वो है। जनप्रतिनिधियों को इस चीज सीखनी चाहिए कि तमाम अपनी बड़ाइयां करते हुए अपनी कुछ कमियों और जिन पर वो आगे काम करने का दावा करते हैं और जनता से वादा करते हैं और साफ सुथरा वादा करते हैं, कोई हवाई वादा नहीं करते हैं। हम कहते हैं भैया आपके जमीन पर ये समस्या है और हम इसको हल करने के लिए आपसे वोट मांगते हैं, हमको वोट दीजिए और हम आपकी ये समस्या दूर करेंगे। कमोबेश इनका यही कहना है। अब इसके अलावा एक और चीज आती है। आज जो कहा गया, एक तरीके से जब ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया आपको डिजिटली कैंपेन करना है। शुरुआत में कहा गया आपको, मैंने जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो सोशल मीडिया भी आपका देखा, मैंने देखा सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। आम जो नेता, जितना मैंने जानना है, जितना देखा है, आम नेता इस चीज को लेकर के बड़े इनएक्टिव रहते हैं। वो जनता या जो सोशल मीडिया की जनता है उससे जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं, उसको जुड़ाव नहीं महसूस होने देते हैं। तो आपने इस चीज को किस तरीके से एक्नॉलेज किया और इस चीज को किस तरीके से आगे बढ़ाया कि अपनी जनता से इस तरीके से भी जुड़ा जा सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से? आज के समय में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्ट करता है वनस्पत की आप डायरेक्ट कनेक्ट करने पे।
तो मैंने अपनी पूरी टीम बना रखी है, जो टीम मुझे रिपोर्ट करती है और उसके आधार पे मैं जवाब बनाता हूँ। और इसका मुझे बहुत लाभ भी मिलता है युवाओं से कनेक्ट करने का, क्योंकि युवा जो राजनैतिक रूप से सक्रिय है या राजनीतिक दल का है, तो वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस तो राजनीति में बनाता है, लेकिन बहुत से युवा ऐसी बड़ी संख्या में हैं जो कि राजनीति में रुचि तो रखते हैं, लेकिन वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं बना सकते। तो उनको मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं, और कहीं न कहीं वो संतुष्ट भी होते हैं इन विषयों पे। और युवाओं के रुझान के साथ-साथ जो हमारे कुछ पुराने परंपराओं से या लोग थे, जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी धीरे-धीरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी प्रेज़ेंस बना रहे हैं। ये आने वाले समय में ये और बढ़ेगा ही। तो जितने भी नेता हैं या राजनेता हैं, लोगों का डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या डायरेक्ट आ नहीं पाते हैं, तो उनको हम सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से हम उनको उनकी समस्याएँ और उनकी जानकारियों का निस्तारण कर सकते हैं। इसलिए मैं इस पे पुरज़ोर तरीके से प्रयास करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे बना रहूँ, और कैसे मजबूत हो सकता है, इस पे भी विचार करता रहता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारे जीत के क्या फंडे हैं, उनमें से एक इन्होंने बताया विधायक जी ने। अब इसके अलावा आपकी विधानसभा को लेकर के हर किसी का अपना एक विजन होता है कि मैं इस विधानसभा में क्यों जाऊंगा। एक मुद्दे होते हैं, वो आज हैं, कल को खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक लंबे वक्त तक मैं अपनी जनता के बीच में चुनाव जीतना, हारना, पार्टी में रहना, तमाम चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सरकार रहे ना रहे, वो तमाम चीजें होती हैं। लेकिन आप जनता को लेकर के, अपनी विधानसभा को लेकर के क्या ऐसा ख्याल है जो आपको हर रोज ज्यादा काम करने के लिए मजबूत करता है आपको? देखिए, हमारी जो विधानसभा है, वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए किसान ज़्यादा हैं। और मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी विधानसभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा के बगल में एकदम पड़ती है। तो मैंने जीतने के बाद से ही जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सके बनारस से, वो मैंने कनेक्ट करने के लिए 4-4 पुल बनवाए, जो बनारस से कनेक्ट होते हैं। जहाँ जिन गाँवों को बनारस पहुँचने में 2 घंटे लगते थे, आज वो 7 से 8 मिनट में बनारस पहुँच जाते हैं। तो अब किसान को उस पुल बनने के बाद से, जैसे गांगपुर में हमारा एक पीपे का पुल बनाया है, उस वहाँ का किसानों का कहना है कि पहले मुझे जो सब्जियां या जो अपनी खेत का सामान वहाँ तक पहुँचाने में 2 से ढाई घंटे लगते थे, और लागत मूल्य आ जाता था ट्रांसपोर्टेशन और उसकी पैकिंग वगैरह करने में, वो 200 रुपये पर बोरी। लेकिन जब ये पुल बन गया तो मात्र उनको 75 रुपये बोरी में वो पैकिंग आती है और ट्रांसपोर्टेशन आता है, और वो डायरेक्ट मंडी में पहुंच रहे हैं। पहले उनको दूसरी मंडी में जाता था, कैलहट मंडी में, और वहां से माल जाता था बनारस। अब वो डायरेक्ट मंडी में आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखें तो 175 रुपये का डायरेक्ट उनको बेनिफिट हुआ, और डायरेक्ट मंडी में पहुंचने से बिचौलियों का भी खत्म हो गया। दूसरा पुल बनवाने का उद्देश्य था कम से कम 2 से ढाई हजार श्रमिक और कामगार हमारे बनारस आते हैं काम करने। उनको एक हाईवे बन रहा था, जिसके कारण साइकिल से यात्रा करनी पड़ती थी, और एक्सीडेंट भी बहुत होते थे और समय भी बहुत लगता था। अब उनको बनारस आने में 15 मिनट लगते हैं। जो दूरी और जाम से जूझना पड़ता था, वो 15 मिनट में पूरी कर लेते हैं। उससे उनका श्रम भी बचा, और समय के बचत के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके धन में भी वृद्धि हुई, क्योंकि जो लंबा घूम के जाना पड़ता था। दूध बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से बनारस आता है। वो दूध वाले भी बाल्टा से जब आते हैं तो उन मोटरसाइकिल से, तो उनको भी लंबी दूरी और जाम, इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता था। उस पुल के कारण से वो भी 15 मिनट में बनारस आ जाते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लोकसभा में जो सटे होने का, मैंने सोचा कि बनारस में एक बहुत बड़ा विकास हो रहा है, उसका हम कैसे अपनी विधानसभा में फ़ायदा ले सकते हैं, इस विज़न के साथ हमने इस पे पूरा काम किया, और कहीं न कहीं हम लोग सफल भी हुए इसमें। यहाँ से एक बहुत अद्भुत जानकारी मुझे मिली, जो एक तरीके से चुनाव के पहले किसान आंदोलन का मुद्दा बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा। तो मुझे लगता है कम से कम पूर्वांचल और अवध में जो एक तरीके से वो किसान आंदोलन बेअसर रहा, वो ऐसे नेताओं के ऐसे काम रहे जिनको उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन वो जनता के लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहा।
तो इस तरीके से ये समझने वाली बात है तमाम राजनीतिक दलों के लिए और तमाम चुनावी विश्लेषकों के लिए भी। कर अब बढ़ चलते हैं अगले सवाल पर, जो एक तरीके से तमाम युवाओं के लिए है, युवाओं की तरफ से सवाल है। कई लोगों से मैंने बात करी तो उन्होंने पूछा कि आपके छात्र जीवन के बारे में जरूर चर्चा की जाए। एक ऐसा समय है जब एक नई जो जनरेशन तैयार हो रही है वो एक नई राजनीति का रास्ता तलाश रही है। तो ये समझा जाए कि छात्र जीवन में आपकी किस तरीके से भूमिका रही, और छात्र जीवन की जो राजनीति होती है वो आगे जाकर के आपको नरिश करती है और बताती है कि आप कैसे नेता बनने वाले हैं। और आज आप जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार विधायक रह चुके हैं, और तब जाकर के ये सवाल बहुत बढ़िया हो जाता है और लोगों के लिए शायद प्रेरणादायी होगा कि किस तरीके से आपके छात्र जीवन की राजनीति रही। हम 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और स्वयंसेवक होने के नाते मैंने मुख्य शिक्षक और सायं कारवा का दायित्व निभाया। ये चूंकि एक सांस्कृतिक संगठन है, उसके माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को और जानने को जानकारी मिली। उसी दरमियान 91 में राम मंदिर आंदोलन आया। हम लोगों ने जन जागरण के लिए उसमें राम मंदिर आंदोलन में अपनी विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अपनी भूमिका कुछ तय की गई। तो हम लोगों को तय किया गया था कि आप लोग रात में जन जागरण हेतु वॉल राइटिंग करेंगे। तो उस समय पुलिस बहुत सख्त थी और वॉल राइटिंग और इसकी चर्चा करने पे बहुत अंकुश लगते थे। तो हम लोग रात को उस समय टीपू सुल्तान करके एक सीरियल आया करता था शनिवार को, तो सभी लोग उसमें व्यस्त हो जाया करते थे और हम लड़के लोग जो स्वयंसेवक थे उस समय रात में वॉल राइटिंग किया करते थे। उसी वॉल राइटिंग करते हुए रात के करीब 1:30 बजे के तकरीबन कुछ पुलिस वाले आए और गिरफ्तार किए। शायद हम लोगों की बनारस में सबसे पहली गिरफ्तारी थी और हम लोग मिर्ज़ापुर जेल में बंद रहे। उसके बाद इंटरमीडिएट करने के बाद विद्यार्थी परिषद से जुड़े और विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के दरमियान जो छात्र जीवन की राजनीति की होती है, बीएचयू, डीएवी, इसमें जुड़ाव पैदा करके छात्र राजनीति। लेकिन मैं युवाओं को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजनीति एक बहुत धैर्य का विषय है। आज भी बहुत से युवा जुड़ते हैं, उनकी एक इच्छा होती है कि मुझे कुछ पद मिल जाए, मुझे कोई मैं किसी पद पे आ जाऊँ। लेकिन राजनीति में बहुत धैर्य रखना पड़ता है, उस धैर्य के बाद ही कुछ पद और कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये एक बहुत लंबा जीवन हो गया हम लोगों का, आज जाके हम लोग इस पे आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे प्रशिक्षण और कार्यकर्ता बनते हुए, कार्य करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर कुछ प्राप्त होता है। इसलिए मैं युवाओं से ज़रूर कहूँगा कि राजनीति बहुत धैर्य का काम है, इसलिए पेशेंस के साथ इस काम में आएँ, समाज सेवा में लगें और रिजल्ट ज़रूर मिलता है, फल ज़रूर मिलता है, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ देर से मिलता है। और इसी के साथ हम अब आखिरी अपने उसमें आ रहे हैं। एक सवाल है बेरोजगारी को लेकर के, विपक्ष ने बड़ा हुआ बनाया कि सरकार बेरोजगारी को लेकर के कुछ नहीं कर रही है, तमाम जैसी बातें की गई। आप क्या इसको लेकर के सोचते हैं? किस तरीके से भूमिका को लेकर के आप सोचते हैं इसमें, बेरोजगारी को लेकर के अपनी और सरकार तमाम चीजों की? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी आज केवल मुद्दा नहीं बना है। इसकी शुरुआत मेरा जो मानना है, इसकी शुरुआत देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की जो प्रथम सरकार बनी थी, उसी समय से शुरू हो गया था। क्योंकि हमारे यहाँ जो जातियाँ हैं, वो कर्म आधारित थी। तो पहले गांव में लोहार होता था, नाई होते थे, अन्य और भी जो जातियाँ होती थी, जातिगत आधार पे काम करते थे, तो उनको काम भी मिल जाता था, वो अपना जीविकोपार्जन भी कर लेते थे, कहीं ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब हम बड़े-बड़े उद्योगों को स्थापित करने में और इस तरह के कुटीर उद्योगों को नज़रअंदाज करना शुरू किए, तो ये समस्याएं और रूप बड़ी खड़ी होती गई। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें कि बाटा कंपनी आई, उसने ब्रांड अपना एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी मार्केटिंग की, उसमें एक बड़ा पैसा खर्च किया, जिसके कारण से जो गांव का मोची था वो बेरोजगारी को धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं रोजगार से विमुक्त होता गया, उसका रोजगार कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ और वो बेरोजगार होता गया। तो आज़ादी के बाद से ही ये चीज़ें खड़ी हो गई हैं, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती गई। हम शायद जो जातियाँ कर्म आधारित थी, जो काम करती थी, उनके हाथ में रोजगार रहता, हम कुटीर उद्योग को ज़्यादा, छोटे उद्योगों को ज़्यादा
महत्व देते तो शायद ये हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और आज के परिदृश्य में देखें तो बेरोजगारी का एक अलग पैमाना है कि गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी को मिलना ही रोजगार माना जाता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हमको कहीं न कहीं धीरे-धीरे अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो मुझे खुद से कुछ चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से पूर्वांचल में यह एक मुद्दा इसीलिए बनता है क्योंकि हम सरकार पे ही निर्भर होके और काम की तलाश में ढूँढते हैं और सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान लेते हैं। इसलिए यह बड़ी समस्या खड़ी होती है। लेकिन धीरे-धीरे युवाओं में अब जिस तरीके से युवा जागरूक हो रहा है और अपने खुद से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप के तहत बहुत से काम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, वो धीरे-धीरे रुझान परिवर्तित हो रहा है। आने वाले समय में यह बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान के काम करना, ये मनोवृत्ति में बदलाव आएगा और आना भी चाहिए। निश्चित रूप से रोजगार जैसे मुद्दे धीरे-धीरे ये कम होते जाएंगे और युवा वर्ग उसकी तरफ से अपने स्टार्टअप, अपने काम को, अपने कुछ नई चीज़ों को शुरू करने की तरफ कर चुका है। आने वाले 5-6 सालों में निश्चित रूप से बदलाव होगा और ये बेरोजगारी का जो मुद्दा बार-बार बनता है, इसमें कमी आ जाएगी। कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे में कमी आ जाएगी। अब हम कार्यक्रम के जो बातचीत है हमारी उसके आखिरी क्षणों में हैं, तो एक सवाल जो कहीं कहीं घूमता रहा कि आपके चाचा श्री दिनेश प्रताप सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं आपके खिलाफ, मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है। वो भी चुनाव लड़े, उसका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। और एक और चीज मैं चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि एक प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशियों को ये बताए कि आप क्या और बेहतर कर सकते हैं, कि मतलब एक दूसरे का सभी देखते हैं कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग कैसे की जा रही है, तो आप अपने प्रतिद्वंदियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं? जैसा कि आपके दावा है कि इस बार आप जीत रहे हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? चुनाव जीतने के लिए कोई ऐसा फिक्स तो मैं नहीं कहूँगा कि हर विधानसभा और हर लोकसभा की अपनी एक टेंडेंसी होती है, अपनी एक प्रवृत्ति होती है और उसके आधार पे ही रणनीति बनती है। तो कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ये हर विधानसभा, लोकसभा के अलग-अलग रणनीति क्या तय की जाती है। हमारी जो विधानसभा है, इस विधानसभा में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो देखने वाली बात है, जो इस बार हम लोगों ने किया भी, जो हमारी योजनाएं थी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजनाएं थी, उससे सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को, और महिलाएं जो हैं इस चीज़ को स्वीकार करती थी कि नहीं, मेरे साथ बहुत हुआ है। पुरुष थोड़ा सा पॉलिटिकल ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत छोटी-छोटी उसमें कभी काल वो अपने विचार में परिवर्तन करता है। लेकिन महिलाएं जो हैं वो इस प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं थी, उसको यह सहर्ष स्वीकार करती थी। तो हमारा पूरा फोकस था, हम करीब पिछले 2 महीने, 2.5 महीने से हमारी महिला मोर्चा की टीम और हमारे महिलाएं जो हैं उनको घरों जाके जागरूक करना, उनको बताना। इसलिए हमारी विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का मतदान भी हुआ है। मैंने देखा पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है और करीब-करीब पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं का रहा मत देने का। तो ये निश्चित करना पड़ता है कि हम किस तरीके से और किन वोटरों को अपने बूथ तक लाएं, किनको फोकस करें। तो ये हमारा एक इस बार का पूरा चुनाव का कैंपेनिंग का रणनीति थी, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं सफल भी हुए। तो जो लोग प्रत्याशी हैं इनके खिलाफ वो देख लें कि कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे दावे हैं इनके। और इसके अलावा एक चीज़ है, जो महिलाओं की बात करी कि चुनाव में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, तो मुझे भी लगता है कि हिंदुस्तान जो इतने वर्षों से एक लोकतांत्रिक देश रहा है, लोकतांत्रिक ढंग से अपना सरकार चुनता रहा है, उसमें महिलाओं की भूमिका को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं कि उतनी स्ट्रांग भूमिका नहीं निभा सकती हैं। लेकिन जैसा कि इनका कहना है कि इनकी जो चुनाव की जीत है उसमें महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा योगदान दे रही हैं। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे विधायक जी तक। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकाल करके अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय दिया, और परिणामों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका भी। आपने आज हमको
अपने चैनल पे बुला के और इंटरव्यू किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए समाप्त करते हैं, वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, शुक्रिया।